हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे इसी पर एक शेर याद आया है कि सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शंस डिस्कस करें उससे पहले हम वक्फ समझ लेते हैं कि वक्फ कि जब कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए या फिर रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो उसे हम वक्फ बोलेंगे। और इसी वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम करता है वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड को गवर्न करता है वक्फ एक्ट। यहाँ की प्रोविजंस पर नज़र डाल लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कलेक्टर पावर टू डिक्लेयर वक्फ प्रॉपर्टी हैज़ गवर्नमेंट लैंड। तो यहाँ कलेक्टर को आर्बिट्री पावर दे दी गई कि वो डिसाइड करेगा विदाउट एनी जुडिशियल हियरिंग और डिसीजन कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। वहीं दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 कहता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को अनलिमिटेड पावर नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बेसिक आइडिया ऑफ फेयरनेस के अगेंस्ट है। और कोई भी लॉ अगर किसी ऑफिशियल को इतनी पावर दे दे कि कोई उसको रोक टोक ना सके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राइट टू इक्वेलिटी के अगेंस्ट होगा। केटी प्लांटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जजमेंट में बताया गया गवर्नमेंट नागरिकों से प्रॉपर्टी अवैध रूप से नहीं ले सकती। नागरिकों को पूरा अधिकार है कि वो अपना पक्ष कोर्ट में रखें, और यही चीज़ आर्टिकल 300A कहता है, और यही हम आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन में ढूंढ रहे हैं। रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र को समझ लेते हैं, लेकिन रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र को समझने से पहले हमें वक्फ बाय यूज़र को समझना पड़ेगा कि वक्फ बाय यूज़र है क्या। कि जब कोई प्रॉपर्टी कई सालों से रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के उपयोग में रहती है बिना किसी डॉक्यूमेंट के या एविडेंस के एज अ वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया जाता था, लेकिन अब बाय यूज़र एक्ट से हटा दिया गया है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से सवाल किया, क्या आप 700 और 300 साल पुरानी प्रॉपर्टी जो कि दान में दी गई है, आप उसके पेपर मांगेंगे? तो इसके ऊपर में सरकारी पक्ष के पास में कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 700-800 साल पुरानी प्रॉपर्टी जो डोनेट कर दी गई है, अब उनके पास में ना कोई पेपर है ना कोई एविडेंस है, तो आप उसको कैसे रजिस्टर करेंगे? इस पर भी उनके पास में कोई जवाब नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25 का इंटरप्रिटेशन हमें ये कहता है गवर्नमेंट नागरिकों को उनका रिलीजन प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकती। तो इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी निकलता है कि गवर्नमेंट नागरिकों से उनकी इबादत गाह भी नहीं छीन सकती। इंक्लूजन्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड के पहले 100 सालों से सिर्फ मुस्लिम्स ही वक्फ बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 2025 का ये जो अमेंडमेंट अभी आया है में यह साफ साफ कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट नॉन मुस्लिम्स को भी बोर्ड में अपॉइंट कर सकते हैं वक्फ प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से सवाल किया, क्या आप क्रिश्चियन टेम्पल्स और गुरुद्वारे में भी ऐसे ही बदलाव करने जा रहे हैं, या फिर ऐसा आपने पहले कभी कुछ किया है तो आप उसका उदाहरण दीजिए। तो इसके ऊपर में भी सरकारी पक्ष के पास में कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 26B में ये साफ साफ बता दिया गया कि नागरिकों के पास में पूरा अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को खुद मैनेज कर सकते हैं। और यही चीज़ SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी बताया गया कि जो नागरिक जिस धर्म से बिलोंग करता है वो उसी धर्म के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करेगा। मुस्लिम है आप तो आप इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करेंगे, अगर आप हिंदू है तो आप टेम्पल्स को मैनेज करेंगे। ये SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बता दिया गया। 5 ईयर रिक्वायरमेंट टू बी अ वाकिफ उसे कहा जाता है जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है। वक्फ एक्ट 2025 में ये कहा गया कि यहाँ प्रॉपर्टी वही डोनेट कर सकता है जो पिछले 5 साल से मुसलमान है। मतलब जो न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम है वो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट नहीं कर सकता जब तक कि उसको 5 साल ना हो जाए मुसलमान होने पर।
और वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है आर्टिकल 14 में कि नागरिकों के बीच में आर्बिट्री क्लासिफिकेशंस नहीं कर सकती। मतलब सरकार आर्बिट्री और अनरीजनेबल क्लासिफिकेशंस नहीं कर सकती, वर्गीकरण नहीं कर सकती। उनके पास में रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है 5 ईयर की रिक्वायरमेंट किस लिए होंगी? आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन में का इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा कि सरकार के ऊपर में ये लाइबिलिटी है, उनके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि वो नागरिकों को उनका धर्म का पालन करने से, उसका प्रचार करने से और उसके ऊपर में चलने से रोक नहीं सकती। और यहाँ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में 5 ईयर की रिक्वायरमेंट आई है। रिमूवल ऑफ मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट फ्रॉम वक्फ ट्रिब्यूनल। पहले ट्रिब्यूनल में मुस्लिम एक्सपर्ट का होना अनिवार्य था क्योंकि वक्फ जो है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, कोई गलत फैसला ना हो जाए उसके लिए ट्रिब्यूनल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट का होना नेसेसरी था। लेकिन अब अमेंडमेंट में इन्हें शामिल नहीं किया गया। अब वक्फ ट्रिब्यूनल बिना मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट के चलाया जाएगा, ऐसा ये अमेंडमेंट कहता है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि सरकार हमसे हमारी जान माल नहीं ले सकती जब तक के प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता। और वहीं आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है हर नागरिक कानून की नज़र में एक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई नेता हो। तो मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट का होना ट्रिब्यूनल को प्रॉपर डिसीजन की तरफ लेके जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट को बाहर करना और अब उसे अपॉइंट करना जो मुस्लिम लॉ में एक्सपर्ट नहीं है, तो ये अनफेयर डिसीजन को बढ़ावा देगा। मनेका गांधी के केस में भी यही कहा गया कि लीगल प्रोसेस फेयर होनी चाहिए और रिजनेबल होनी चाहिए। थैंक यू यहाँ तक पहुँचने के लिए। और सॉरी मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाया इस वीडियो के अंदर में, क्योंकि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसमें ज़्यादा बोलना मतलब अपने ऊपर में कंटेम्प्ट लगाना है। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगेन थैंक यू।